नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9 to 6 में। आज के इस इवनिंग सेशन में हम लोग जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट या दूसरा उसका भेद प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको कि हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और चूंकि सर्वनाम के बारे में हम सब लोग जानते हैं, यदि इसको हिंदी में डिफाइन करने की कोशिश करें, हिंदी में इसकी डेफिनेशन की कोशिश करें, पता लगाएं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो अपने को पता है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो सर्वनाम के स्थान माफ कीजिए नाउन के स्थान पर काम में आता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है ना। अब प्रोनाउन चूंकि अपने सबको पता है कि बहुत सारे शब्द होते हैं जहां पर हम लोग, अब पहले तो ये हम अपने ये सोच लें कि प्रोनाउन की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ती है। मान लीजिए अपने पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, रमेश इज माई ब्रदर। ठीक है ना, ये सेंटेंस दिया, इसमें अपने को पता है कि एक तो रमेश नाउन दे रखी है, एक ब्रदर नाउन दे रखी है। अब मान लीजिए इसी वाक्य को अपने आगे लिखे तो दोबारा यदि मैं लिखूंगा कि रमेश रीड्स इन 12th क्लास, ठीक है ना, अगर मैंने ये लिखा, अब ये जो आपकी राइटिंग शैली है वो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। यदि आप एक ही नाउन का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, जैसे तीसरा वाक्य लिख रहे हैं उसमें फिर मान लीजिए कि अपने को रमेश की चर्चा करनी पड़ी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो शैली होगी वो उसके अंदर सुंदरता नहीं दिखाई देगी। इसलिए इस नाउन की जगह अपने को दूसरा शब्द काम में लेना पड़ता है, और जो भी शब्द इसके स्थान पर हम काम में लेंगे उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं या सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अगर ये वाक्य इस प्रकार से हो कि रमेश इज माई ब्रदर, ही रीड्स इन 12th क्लास, तो फिर अच्छा लगता। तो रमेश अपने को पता है कि नाउन है और नाउन की जगह हम ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो ही शब्द होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। मतलब प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। एक वो शब्द प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पर काम में आता है। ठीक है। अब देखिए कि हम प्रोनाउन, ये तो होगी प्रोनाउन की डेफिनेशन। बहुत सारे भेद हमने पढ़े हिंदी में, कभी किसी क्लास के अंदर हमने प्रोनाउन के 6 भेद पढ़े हैं, बाद में जाके हो सकता है कि हमने 8 प्रोनाउन के भेदों के बारे में हमने पढ़ा। धीरे धीरे करते करते इंग्लिश में जब आप डिटेल स्टडी में जाते हैं तो ये हम प्रॉपर कुछ भी नहीं कह सकते कि प्रोनाउन के इतने भेद होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे प्रोनाउन के भेद होते हैं। तो यहां मैं जो प्रोनाउन का पहला भेद आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वो भेद है, उसका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं सीधा ही, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो पहला भेद है वो है पर्सनल प्रोनाउन। चलिए मैंने ये डाल दिए हेडिंग पर्सनल प्रोनाउन। चलिए देखिए, ये जब हम लोग हिंदी पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं और इंटरेस्टेड है, यदि हम इस सब्जेक्ट या इस विषय वस्तु को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो वो सारी चीजें अपनी पढ़ी हुई होती है। ठीक है ना। लेकिन अब वो क्या होती है, उसका वाक्य में यूजेस क्या होता है और किस प्रकार से हम भाषा के अंदर इनको उपयोग करते हैं, तो वो जब जैसे जैसे हम आगे आगे सीखते जाएंगे वो उसके अंदर सुंदरता अपने को उतनी और आगे नजर आती जाएगी। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये हम जानते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में मेरे सामने 40 लोग आप बैठे हो, यदि आप 40 लोगों में से अगर कहूँ पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, हो सकता है कि आप में से कोई 2-4 मेरे को ये बता देंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है। लेकिन जैसे ही मैं पर्सनल प्रोनाउन को आगे डिफाइन करूंगा, उसको आगे और उसका क्लासिफिकेशन करूंगा या फिर उसको थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो निश्चित है कि वो आप सोचोगे कि यार ये तो अपने को आता है पहले से ही। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, मैं इसका जैसे ही हिंदी बताऊंगा आपके समझ में आ जाएगी ये चीज। पर्सनल प्रोनाउन होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, गुरुजी ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं फटाफट मैं बता देता हूं, ताकि अपना जो वीडियो है वो लंबा नहीं खींचा, क्योंकि यदि शॉर्ट में वीडियो हो तो उसको पढ़ने में भी आनंद आता है, इंटरेस्टेड होता है, बोरिंग नहीं होता है वो। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम सीधे से याद रखने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है। दूसरा जो होता है इसका आगे क्लासिफिकेशन में वो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, कोई मुश्किल नहीं है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और जो तीसरा होता है वो होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। बस ये तो गुरुजी पढ़ा हुआ है हमारा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ा हुआ है, वही चीज है। बस ये हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है। हिंदी में इनको हमने पढ़ा होगा, हिंदी में नहीं तो संस्कृत भाषा में हमने 10वीं तक पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो इंग्लिश में इनके नामांकन है। यदि इनको हम हिंदी भाषा के अंदर इनके इसको ट्रांसफॉर्म करें तो फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष होता है,
फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष। गुरुजी ये हमारा पढ़ा हुआ है उत्तम पुरुष, इसको प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। ये तो उत्तम पुरुष हो गया। सेकंड पर्सन जो होता है मध्यम पुरुष, ये कौन सा होता है? मध्यम पुरुष, ठीक है। और ये होता है अन्य पुरुष, ये हो गया अन्य पुरुष। अब ये अपने को यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष के चक्रों में नहीं पढ़ना है। अपने सीधा सा याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं, या इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हमने 3 भागों में आगे किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न, वी हैव टू नाउ कि ये फर्स्ट पर्सन वाले कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन वाले कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन वाले कौन से होते हैं। और हमने वो पढ़ा हुआ है, सिर्फ अपने को जो एक जो पढ़ा हुआ है और जो मैं बताने वाला हूँ, बीच में छोटी सी एक कनात है, एक दीवार है, कर्टेन है, उसको सिर्फ साइड करना है, बस वो अपने ध्यान में है। देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है, थर्ड कौन सी, पहले तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा डिटेल में जाके हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं आई और वी, आई और वी, समझ आ गई बात? आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। और ये नहीं कि केवल गुरुजी ये दो को ही ध्यान में रखे, क्या नहीं, जब आप आई और वी की बात करते हैं तो देखिए आई और वी दोनों को मैंने को यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में लिखा है, इसका पॉजेसिव और इसका ऑब्जेक्टिव केस, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। आई, माई, मी, वी और अस, ये जो यहाँ पर 6 प्रोनाउन हमने पढ़ी है, 6 की 6 कौन सी है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब वो जो 6 उनका वाक्य में जो यूज है वो अलग अलग जगह होता है। आई और वी का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह होता है, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। मी और अस का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और इनका जब पजेसिव एडजेक्टिव भी बनता है और पजेसिव प्रोनाउन भी बनती है तो उनका भी अलग अलग प्रयोग होता है, वो हम जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। आई और वी सीधा सा याद रखिए, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सीधा कहें तो इनका कार्य होता है बोलना, वक्ता होता है ये, बस बोलने वाला जो होता है, वक्ता जो होता है, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं अकेला बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं मीन्स आई, हम बोल रहे हैं, हम मीन्स वी, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो सुनने वाला होता है, और इसमें आपको एक ही प्रोनाउन याद रखनी है, वो होती है गुरुजी यू, ठीक है ना। ये होता है सुनने वाला, श्रोता। यहाँ पर सीधा यदि मैं लिखूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। यू, अब यू में भी अपने वही ध्यान में रखना है, यू, योर, यू। फर्स्ट वैसे फॉर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन सीधा याद रख लीजिए, ये तो यहाँ पर पर्सन है, इधर फॉर्म याद रख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मतलब सब्जेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन होते हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होती है वो 4 होती है। एक तो होगी, याद रखना है, ही, एक होगी सी, एक होगी इट और एक होगी दे, ठीक है। इसमें भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जो मैंने अभी बताया वैसे फॉर्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए समझने के लिए हम पढ़ लेते हैं। ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये जो अपने पास 12 प्रोनाउन लिखी गई है, ये होती है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। गुरुजी इसका हिंदी अगर हम बात करें तो क्या होगी? इन चारों की जो हिंदी है वो ये होगी अन्य पुरुष, बस। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, वक्ता और श्रोता, वक्ता कुछ बोल रहा है, श्रोता कुछ सुन रहा है। वक्ता ने कुछ तीसरे व्यक्ति की जो भी बात की, जिस भी तीसरे व्यक्ति को अपने सुनने वालों को किसी कोई भी अपनी बात को आगे रखा है सुनने वालों के सामने, जिस भी तीसरे व्यक्ति की बात की है, वो ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है और दे हो सकता है, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा। तो बस ये छोटी सी बात है। अब देखिए इसका जो मेंशन मैंने यहाँ पर किया, इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यदि यहीं पर हम लगे रहे तो फिर थोड़ा सा वीडियो लेंथी चला जाएगा। चलिए हम चर्चा करेंगे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को लेके। इसको मैं यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसको मैं वापस इतना इरेज कर देता हूं, इसको यहां से मैं क्लियर कर रहा हूं, और यहां आपको वापस से समझना है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी है, ठीक है ना। और इनका जो प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है, पहले तो इनके मैं अलग अलग आपको केस बता देता हूं। आई, माई, मी, और इधर मैंने लिख दिया वी, आवर, एस, वी, आवर, एस, ठीक है ना। ये आई और वी जो है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, याद रखना है इसको बस। ये क्या होता है? सब्जेक्टिव भी इसको बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस, ये पक्का याद रखोगे।
ठीक है ना। आई और वी जो होता है वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है, मींस इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है क्लियर। और मी और जो अस है ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। बस इसको अच्छी तरह याद रखोगे, ये सब्जेक्ट की जगह काम में आते हैं आई और वी, और मी और अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में। जब आपको भी एक एक में वो जो एग्जांपल है वो नहीं देने वाला, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, उसके बाद मैं एक ही एग्जांपल के माध्यम से सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। माई और आवर जो है ये है जी पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखोगे। ये यहां प्रोनाउन के बीच में कौन आगे, ये एडजेक्टिव आगे। इनका प्रयोग एज एडजेक्टिव के रूप में होता है। एडजेक्टिव मींस विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम को क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है संज्ञा और सर्वनाम की, उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, माई और आवर ये वाक्य के अंदर कभी भी अकेले नहीं आते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि इनके तुरंत बाद में कोई ना कोई नाउन का आना जरूरी है। जैसे माई अकेला नहीं आएगा, इसके बाद में जैसे माई पेन, माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, इसी तरह से आवर हेडमास्टर, आवर प्रिंसिपल, ठीक है ना, आवर स्कूल, तो इसके तुरंत बाद में किसी न किसी नाउन का आना जरूरी होता है। तो गुरुजी अगर इसका हम प्रोनाउन बनाए तो क्या बनेगी, तो वो भी आप ध्यान में रखना। आई की यदि आप पजेसिव प्रोनाउन बनाओगे, चलिए ये तो मैंने पजेसिव एडजेक्टिव बता दिया, यदि हम इसके पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो आई की पजेसिव प्रोनाउन बनेगी माइन। क्या बनेगी, माइन। माइन अकेला आ सकता है, समझ में आएगी बात, क्योंकि आई भी अकेला आ सकता है, मी भी अकेला आ सकता है, माई अकेला नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज ये एडजेक्टिव है। और यदि माइन लिखोगे तो माइन प्रोनाउन है, ये अकेली आ सकती है। इसके बाद आवर का यदि हम बनाएंगे तो आवर का हो जाएगा आवर्स, ये अकेला आ सकता है। ये हो गई बात क्लियर। ये तो हो गया इसका जो हमने थोड़ा सा क्लास इसका एक्सप्लेनेशन कि आई और वी का जो प्रयोग है वाक्य में सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। मी और अस का जो यूज है वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। माई और आवर जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, वाक्य में कहीं पर भी आ सकता है, बशर्ते उसके तुरंत बाद में नाउन आनी चाहिए। और माइन और जो आवर्स है, माइन और जो आवर्स है वो है पजेसिव प्रोनाउन, वो है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब संबंध बोधक या संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो आई होता है वो सिंगुलर होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन दोनों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दो ही होते हैं, एक तो आई होता है और एक वी होता है। तो आई जो होता है वो सिंगुलर होता है और वी जो होता है वो प्लूरल होता है। और ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि प्राय आई के साथ भी जो वर्ब काम में हम लेते हैं वो वर्ब प्लूरल लगती है। जब भी हम इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तो आई के साथ में वर्ब प्लूरल ही काम में ली जाती है, सिवाय आई के साथ में जैसे उदाहरण के तौर पर वोज वर्ब में से यूज करना हो तो वोज का प्रयोग भी हो जाएगा और वर्ब का प्रयोग भी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, जब हम कंडीशनल वाक्य करते हैं तो आई के साथ में वर्ब का प्रयोग हो जाता है, नो प्रॉब्लम। आई के साथ विदाउट कंडीशनल सेंटेंस वी कैन यूज वर्ब, वो भी सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि आई के साथ में वोज का प्रयोग हो सकता है, वोज वर्ग की अगर हम बात करें तो। बाकी आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग कभी नहीं हो सकता। आई के साथ रीड का प्रयोग होगा, रीड्स का प्रयोग नहीं होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होते भी अपने साथ में जो वर्ब लेगा वो प्लूरल लेगा, और वी प्लूरल होता है। तो आई का जब भी अपने कहते हैं कि आई का प्लूरल क्या होता है तो वी होता है। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखिए इसको मैं यहां से थोड़ा इरेज करता हूं और एक सेंटेंस मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ये समझ में आ गई बात। चलिए सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है, ये बनाया सेंटेंस। दो आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, एक तो आई है एक वी है, कोई से भी बना लिया। चलो मान लीजिए कि मैंने एक वाक्य बना लिया, वी लव इंडिया, वी लव इंडिया, समझ आ गई बात, ठीक है ना। अब इसी वाक्य को मैंने और अलग तरीके से लिख दिया, इंडिया इज लव्ड बाय एस। एक वाक्य में और ले लेता हूं, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ठीक है। और एक वाक्य मैंने लिख दिया, और इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ठीक है। एक सेंटेंस में और ले लेता हूं, पूरे समझ में आ जाएंगे अपने। दिस पेन इज माइन, एक और ले लिया मैंने, दिस इज माई पेन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी होता है, और उसके अगर हम फॉर्म की बात करें तो आई माई मी वी आवर अस,
माई और आवर जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, वहां पजेसिव प्रोनाउन की यदि आप चर्चा करोगे तो प्रोनाउन क्या बन जाएगी, आई की माइन और वी की आवर्स। चलिए अब वाक्य पर आ जाइए। देखिए वाक्य में वी आई कहां पर आया हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में। इसका मतलब चूंकि मैंने आपको बताया कि आई और वी जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम में आया है, ठीक है। अब वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अपने को पता है एस होता है, तो यहां पर एस जो लगाया गया है वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लगाया गया है। क्लियर हो गया, ये यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया वाक्य में। क्लियर। अब आगे देखिए कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, तो इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट इंग्लिश है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस है। हालांकि अगर इस वाक्य को देखा जाए वैसे इसमें, क्योंकि पैसिव में वाक्य लिखा है, सब्जेक्ट तो एक्चुअल में आई ही है, सब्जेक्ट वो होता है जो करने वाला, लेकिन वाक्य की जिस रूप में, जिस पैटर्न में हमने वाक्य लिखा उसमें ऑब्जेक्ट मी है, तो निश्चित है हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो मी यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में काम में आ गया। ठीक है, अब इस वाक्य में देखिए दिस पेन इज माइन, माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, माइन जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए वाक्य के अंदर अकेली आ गई। लेकिन आगे वाले वाक्य में देखिए दिस इज माई पेन, यहां पर आई का ये पजेसिव जो फॉर्म है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, न कि पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके तुरंत बाद में आपके पास नाउन का प्रयोग किया जा चुका है। तो ये तो हो गई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसी तरह से अब मैं आपको सेंटेंस वाइज नहीं बताऊंगा, सीधा ही सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझाने की कोशिश करूंगा। सेंटेंस में तो आप समझ में आ गया होगा कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो सब्जेक्ट के रूप में काम में आता है और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहीं पर भी हो सकता है, प्रोनाउन का प्रयोग भी कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो अपना था वो था सेकंड पर्सन, दूसरा था अपना सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन जिसको कि जैसे हमने यहां पर पढ़ लिया है, सेकंड पर्सन एक ही होता है और वो होता है गुरुजी यू। ठीक है, और यू में हम क्या याद रखेंगे, यू, योर और यू, यू, योर, यू। ठीक है ना, ये जो यू है वो सब्जेक्टिव केस है, सीधा बता देता हूं, ये वाला जो यू है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और ये जो योर दे रखा है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। इसको ध्यान में रखना है, योर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। यदि आप पजेसिव प्रोनाउन की बात करोगे तो पजेसिव प्रोनाउन जो है वो आपका बनेगा योर्स, वो क्या बनेगा, योर्स। योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउन होगी, ये ध्यान में रखोगे। ठीक है ना, यू ये सब्जेक्टिव केस है, ये वाला यू ऑब्जेक्टिव केस है, योर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। गुरुजी इन यू में हम कैसे पता लगाएंगे कि सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस, तो सीधी सी बात है, यदि सब्जेक्ट की जगह यू रखा गया है, मतलब वर्ब से जो पहले यू आ गया वो सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद में जो यू आ गया वो ऑब्जेक्टिव केस है। गुरुजी इसका सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, तो सीधा सा याद रखिए कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि यू का प्लूरल क्या होगा, तो बेझिझक आपको विदाउट हेजिटेशन यू कैन आंसर हिम, जो भी आपसे पूछने वाला है कि यू का प्लूरल यू ही होता है, यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है। ध्यान रखिएगा, यू के साथ चाहे सिंगुलर वहां पर प्रयोग में लिया गया हो चाहे प्लूरल प्रयोग में लिया गया हो, आप इसके साथ में जब भी क्रिया काम में लोगे वो क्रिया प्लूरल ही होगी, सिंगुलर नहीं हम काम में ले सकते। क्लियर, ठीक है ना। अब वाक्य में जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया, यू शाह, माफ कीजिए मैंने यहाँ पर शाह शब्द का प्रयोग जिस तरह से वाक्य लिख रहा हूं तो वो गलत कर दिया, वॉच लिख रहा हूं मैं, यू आर वॉचिंग योर मैरिज मूवी, यू आर वॉचिंग योर मैरिज मूवी, फुल स्टॉप। ठीक है ना। अब देखिए ये जो यू योर यू है, ये जो यू वाक्य में प्रयुक्त है, क्लियर सी बात है, सब्जेक्ट है, और चूंकि मैंने बता दिया चाहिए सिंगुलर है चाहिए प्लूरल है, इसके बाद में क्रिया जो आएगी वो प्लूरल ही आएगी। अब ये जो है वो किसके रूप में आया है, सब्जेक्टिव केस, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसके बाद ये जो योर है, अब इन दोनों शब्दों में पता लगा लीजिए, योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके तुरंत बाद में मैरिज मूवी जो है वो क्या है, नाउन का काम कर रही है। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से कोई भी वाक्य ले लीजिए, उसके अंदर यू, जैसे आई saw you in the garden, I saw you in the garden, ये वाक्य लिखा हुआ है, इसमें आई जो है सब्जेक्टिव केस है और यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और ये जो यू है वो चूंकि अपने को ये पता है कि इसका ऑब्जेक्टिव केस यू वाला है जो यहाँ इस जगह इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है या प्रयोग में लिया गया है।
क्लियर हो गई, यू वाली स्थिति भी, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सब्जेक्टिव केस है, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय शब्द सब्जेक्टिव केस भी यूज में लिया जाता है, नॉमिनेटिव केस भी काम में लिया जाता है, तो ये नॉमिनेटिव केस ही होता है। क्लियर है, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव केस को ही बोलते हैं, बस सीधा याद रखिए। अब इसके बाद हम तीसरे पर्सन पर चर्चा करते हैं, थर्ड पर्सन जो है। और थर्ड पर्सन जो है वो अपने को पता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया। थर्ड पर्सन का भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल आपको और बता देता हूँ। ये मैंने हेडिंग डाल दी, थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष। बहुत आसान है, और देखिए ये आसान तब लगेगा आपके पास जो भी गाइड है, कुछ कोई भी गाइड ले लीजिए, चाहे 5th क्लास की 6th क्लास की इंग्लिश की गाइड उठाइए, यदि उसमें प्रोनाउन का टॉपिक दे रखा है तो आप केवल वाक्य जो आपके सामने रखे गए हैं उन वाक्यों की प्रैक्टिस करके देखिए। बस वाक्य का पूरा विश्लेषण करके देखिए कि उस वाक्य में जितने भी वर्ड यूज में लिए गए, जितने भी वर्ड या पद काम में लिए गए हैं, उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मैं कहता हूं पार्ट ऑफ स्पीच यदि आपका क्लियर हो गया, इंग्लिश का कोई भी टॉपिक जो आपके कंपटीशन ग्रामर के अंदर यूज डाला गया है, ऑल टॉपिक्स आपको आसान लगेंगे, ठीक है ना। पहला काम जो है वो आपको सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच समझना है, शब्द भेद अपने को समझना है, ठीक है। अन्य पुरुष चूंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कौन कौन से होते हैं, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे। थोड़ा सा इसमें समझ लेना, ही, सी, इट ये तीनों ही एक वचन है। ही, सी, इट ये तीनों ही क्या है, ये है एक वचन, बोले तो सिंगुलर, ठीक है। अब यदि अपने से कोई पूछ ले कि ही का प्लुरल क्या होता है, या सी का प्लुरल क्या होता है, या फिर इट का प्लुरल क्या होता है, एक ही जवाब है, तीनों का ही प्लुरल क्या होगा, दे होगा। बेझिझक अपने को जवाब देना है, चाहे ही का पूछे, चाहे सी का पूछे, चाहे इट का पूछे, तीनों का ही जवाब प्लुरल अगर पूछे तो दे होगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, ही जो होता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। ही जो है वो कौन सा जेंडर होता है गुरुजी, होता है मैस्कुलिन जेंडर। हिंदी में लिखें तो ये पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। सी जो होता है वो कौन सा जेंडर होता है गुरुजी, फेमिनाइन जेंडर। ये हमने लिख दिया फेमिनाइन जेंडर। गुरुजी फेमिनाइन क्या बला होती है, तो फेमिनाइन जो बला होती है वो बाद में पता चलेगा स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। सीधा कहते हैं ये मेल है और ये फीमेल है, इसका जेंडर मेल है, इसका फीमेल है। और इट का गुरुजी तो ये होता है न्यूट्रल जेंडर। ये कौन सा जेंडर होता है, ये होता है न्यूटर जेंडर, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में नपुंसक लिंग बोलते हैं, नपुंसक लिंग। ये हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब गुरुजी दे का जेंडर क्या होता है, दे तो प्लुरल है, तो दे तो प्लुरल है, इसका क्या जेंडर आप करोगे, ठीक है ना। तो सिर्फ जेंडर ही, सी, इट का ही अपने को ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने साधारण बातें कर ली, ही, सी, इट और दे, ये चारों के ही चारों नॉमिनेटिव केस है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इन चारों का ही प्रयोग एज ए सब्जेक्ट वाक्य में होता है। नॉमिनेटिव केस, या फिर इसको हम दूसरा शब्द जैसे मैंने अभी बोल दिया वो होता है सब्जेक्ट, तो मतलब सब्जेक्टिव केस। इन चारों का ही प्रयोग वाक्य में कहां पर होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा, और कहीं पर इनका प्रयोग नहीं हो सकता। क्लियर, ठीक है। अब ये तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ये तो क्लियर होगी। ही, सी, इट ये तीनों सिंगुलर है, इसका प्लुरल दे हो जाएगा। ही मैस्कुलिन जेंडर है, सी फेमिनाइन है, इट न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है ना। और इन चारों का ही प्रयोग किसके रूप में होता है, नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। ये तो बात आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद में इसकी जो फॉर्म्स है, मतलब वही बात, सब्जेक्टिव केस तो हमने निकाल दिया, इसका पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस भी निकालना है। तो ही का याद रखोगे हिज और हिम, ही का हिज और हिम। सी का याद रखोगे हर और हर। इट का याद रखोगे इट्स और इट। दे का याद रखोगे देयर और देम, देयर और देम, ठीक है ना। चलिए, और मैं वो बता देता हूं, चूंकि आप अब तो समझ ही गए, ये तो है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस, और बीच वाला जो हमने अब तक लिखा है वो क्या लिखा है, वो है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ऑब्लिक में मैं लिख रहा हूं पजेसिव प्रोनाउन कौन सी होगी, तो ही की जो पजेसिव प्रोनाउन होगी वो हिज ही होगी। ही की जो पजेसिव प्रोनाउन होगी वो हिज होगी। पता कैसे चलेगा गुरुजी, तो पता आपको सीधा लग जाएगा, यदि हिज के बाद कोई भी नाउन दे रखी है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यदि हिज के बाद कोई भी नाउन दे रखी है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, वो प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन अकेली आती है। क्लियर, जैसे सीधा आ गया, दिस पेन इज हिज,
वाक्य आ गया, चलो यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ आपको। वाक्य आ गया, दिस पेन इज हिज। ये जो हिज है वो क्या है, वो है गुरुजी पजेसिव प्रोनाउन। बस ये जो हिज है वो पजेसिव प्रोनाउन है। और यदि ऐसे आ जाए कि हिज पेन इज रेड, अब ये जो हिज है वो क्या है, वो है पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके तुरंत बाद में पेन जो आया है वो क्या है, नाउन है। तो हिज अकेला आ रहा है तो प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। और यदि हिज के तुरंत बाद में क्या आ जाए, हिज के तुरंत बाद में कोई भी नाउन आ जाए तो वो फिर पजेसिव एडजेक्टिव होगा। ये तो क्लियर हो गई। अब हर वाले में सीधा सा याद रख लेना, हर तो पजेसिव एडजेक्टिव है ही, लेकिन यदि हर्ष दिया हुआ हो, एस और लगा हुआ है साथ में, हर्ष दिया हुआ हो, तो फिर वो पजेसिव प्रोनाउन होगी। इट्स वाले में क्या होगा, इट्स वाले में वही पंगा वापिस, इट्स, ये चीज ध्यान में रखोगे हिज वाले, ठीक है। और देयर वाले में नो प्रॉब्लम, देयर का हो जाएगा देयर्स। ये तो एडजेक्टिव हो गया और ये प्रोनाउन हो गई। क्लियर, बस ये इतना सा ध्यान रखना है। अब वाक्य में प्रयोग, जब भी आपके सामने वाक्य रखा गया है उस वाक्य को अच्छे से एक बार चलो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस चीज का। ही हिज हिम सी हर हर इट इट्स इट आई माफ कीजिए दे देयर देम, ठीक है ना। हिज का हिजी, हर का हर्स, इट्स का इट्स सी और देयर का देयर्स हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब आपके सामने वाक्य रखा गया होगा उस वाक्य में यदि अपने को पार्ट ऑफ स्पीच निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान यदि हम देंगे, मान लीजिए कि एक मैंने वाक्य लिखा है, आई have a dog. It is black. Its tail is long. बस इतने में समझाएंगे, ठीक है ना। एक वाक्य मैंने और ले लिया है, she went to her house, ठीक है। hers is a small full stop। अब देखिए, देखो कितनी खूबसूरती है। अब देखिए, यदि हमने अब तक सारा का सारा पार्ट ऑफ स्पीच कर लिया होता तो मैं सारे शब्दों का आपको पार्ट ऑफ स्पीच करवाता, ठीक है ना। लेकिन जिन जिन चीजों का अपने को पता है कि आई क्या है, प्रोनाउन है। कौन सी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा वेद है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई है। सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। इस क्लियर, आगे चलो, आगे जाएंगे। इसमें एक बार छोड़िए, डॉग जो है वो नाउन है, हम पढ़ चुके हैं। ए जो है वो आर्टिकल है, इस डॉग को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना, क्वालिफाई कर रहा है, आर्टिकल है। हैव यहाँ पर अपने को पता है कि क्या है, वर्ब है। और वर्ब भी कौन सी है गुरुजी, ये मैन वर्ब है। क्लियर। अब ये जो इट देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, इट है, सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। क्लियर बात है, न्यूट्रल जेंडर हो गया। अब इसके बाद आप आगे चलोगे, ये वाला जो इट्स दे रखा है वो आप मेरे को देख के बताओ कि ये जो इट्स है वो सब्जेक्टिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है, क्या है। थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए, सोच लिया होगा आपने। इज के पहले ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। टेल जो दे रखी है यहाँ पर, ये नाउन है। टेल क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले यदि इट्स लगा, इसका मतलब ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब आगे वाक्य में आ जाइए, सी थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। हर पर देखिए, इसके बाद में नाउन आ गई, तो हर जो है वो क्या है, वो है एडजेक्टिव। हर क्या हो गया, एडजेक्टिव। आगे देखिए, ये जो हर्ष दे रखा है वो क्या है, एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। देखिए, अगर एडजेक्टिव होता तो इसके तुरंत बाद में नाउन होती, इसके बाद में नाउन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन ही है गुरुजी। बस ये चीजें अपने को देखनी है, समझाइए बात, ठीक है। तो ये जो हमने इस पूरे वीडियोस के या इस पिछले 30 मिनट के अंतराल में हमने 30 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर जो भी हमने पढ़ा था, वो प्रोनाउन के पहले प्रकार पर्सनल प्रोनाउन को लेके पढ़ा था। और पर्सनल प्रोनाउन, सीधी सी बात अपने को ध्यान में रखनी है कि तीन उसके भेद होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और तीनों का जो एनालिसिस है, उसका जो विश्लेषण है, वो मैंने आपके सामने रखा था। और
एक बार वीडियोस को देखकर उसके बाद में जहां भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले वहां से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। और वापस मैं वो चीज़ फिर रिपीट करूंगा, यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, या पढ़ाए हुए के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी खामी नजर आ रही है, आप वीडियो को शेयर तो करना ही है, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। लेकिन यदि कोई कमी आपको नजर आती है या कोई भी मेरे द्वारा बाय मिस्टेक या फिर हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज आपको कोई चीज गलत बता दी जाती है, तो निश्चित रूप से आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालेंगे। और यदि हो सकता है कि वो आपने किसी अलग तरीके से समझ रखी है और मेरा तरीका कोई अलग हो गया हो जिसकी वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो भी आप डालिएगा कि सर इसका ये वाला कैसे हुआ। तो मैं हो सकता है यदि मैं गलत हूं तो अपने आप को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, और यदि मैं सही हूं तो फिर मैं आपको फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इस वजह से जो चीज मैंने वो आपको बताई थी वो ये ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी इसी तरह से प्रोनाउन के नेक्स्ट भेद को लेके मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।